गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये देखेंगे कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। लर्निंग का साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लर्निंग, जिसे सीखना या अधिगम भी कहेंगे हिंदी में, इसके स्वरूप, नेचर क्या है, विशेषताएं क्या है, इसे आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और अगर सीखना शब्द का एक शब्दों में अगर परिभाषित करें, एक सरल शब्दों में, तो हम कहेंगे कि सीखना व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। और सीखना एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। हम लोग अपने डेली लाइफ में तो सीखने का जो भी अर्थ निकाल के कह दें कि हाँ ये सीखना है, लेकिन इसके भी एक मनोवैज्ञानिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जैसा कहा गया कि सीखना व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। मतलब ये कि हमारे बिहेवियर में जब कोई चेंजेस आता है तो हम उसे सीखना तो कहेंगे, लेकिन वो स्थायी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए किसी कारण से, किसी साइड इफेक्ट के कारण हमारे बिहेव में कोई चेंजेस आया तो हम कह देंगे कि वह सीखना है। ऐसा नहीं है, उसमें एक स्थायित्व का गुण होना चाहिए। अगर सीखना शब्द की डेफिनेशन की बात, परिभाषा के बारे में बात करें, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। और सीखना व्यवहार में आए परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन किसी अन्य कारण से नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में, या आप टायर्ड हैं और उस टायर्डनेस में कुछ आप में चेंजेस दिख रहा है, तो ये सीखना नहीं कहा जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने शब्दों में सीखना को डिफाइन किया है, उसमें पहला नाम चैपमैन और उनके सहयोगियों का है, जिन्होंने कहा कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब अनुभूति और अभ्यास जब करते हैं, हम किसी काम को करने में प्रैक्टिस करते हैं या कोई चीज़ का हमें अनुभूति होता है, तब जब स्थायी परिवर्तन आता है तो उसे हम सीखना कहेंगे। इसके बाद एक और डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, मॉर्गन किंग तथा कॉपलर 1986 के द्वारा जो दिया गया है। उनके अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। देखिए, दोनों की डेफिनेशन कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन जब आप किसी मनोवैज्ञानिक को कोट करके उनके डेफिनेशन को लिखेंगे इस तरह से, तो शब्द जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिखिएगा, उसमें चेंजेस मत कीजिएगा। और आगे देखेंगे हम लोग कि ये दोनों डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि क्या होता है सीखना। तो इनके दोनों डेफिनेशन के विश्लेषण से हमें लगता है कि पहला, सीखना व्यवहार में आए परिवर्तन को कहा जाता है, अर्थात किसी व्यवहार को सीखना कहलाने के लिए आवश्यक है कि व्यवहार में परिवर्तन हो। दूसरा, सीखना व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहते हैं। मतलब सीखा गया कार्य या पाठ अगर हम सीखे हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ परिवर्तन कुछ समय के लिए स्थायी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 महीने अभ्यास नहीं कर पाने के कारण वह साइकिल चलाना भूल जाए। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि साइकिल चलाना सीखने के कारण बच्चे के व्यवहार में आए परिवर्तन 2-4 महीने के लिए स्थायी था। आगे हम लोग देखेंगे, ये तीसरा पॉइंट जो है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम कोई व्यवहार प्रयास और अनुभूति के फलस्वरूप करते हैं। मतलब प्रैक्टिस हमारा रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। और अभ्यास को अगर कहें तो अभ्यास क्या है, तो अभ्यास किसे कहेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे प्रशिक्षण से होता है जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। मतलब कोई एक्टिविटी ही है, कोई क्रियाविधि है, उसे वो बार बार दोहराता है, तो इसे प्रयास कहेंगे। और फिर अपनी गलतियों में सुधार करते हुए सीखता जाता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं, होता है कि हमें बता दिया गया देखो ऐसे कोई काम करना,
लेकिन जब हम करने जाते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत सारी छोटी मोटी बाधाएं या चीज़ें आती हैं हमारे सामने और हम उसे करके सीखते हैं। तो करके सीखते हैं यानी कि हम प्रैक्टिस करते हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें जो मिस्टेक्स हैं उसे हम सुधारते चलते हैं और इस प्रकार हम कोई चीज़ को सीखते हैं। अनुभूति का मतलब ये हुआ कि अचानक से हुए अनुभवों से है, जिसके कारण हमारा जो व्यवहार है उसमें चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है। अधिगम की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए इसे देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या है। पहला, अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता है। मतलब यह कि प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जिसे हमने डायरेक्ट सीखा, कोई चीज़ गर्म है या आग है, उसे छुआ और मैं जल गई, तो पता चला हाँ वो आग छूने से जल सकते हैं या गर्म, तो ये मैंने प्रत्यक्ष सीखा। लेकिन यही चीज़ है कि कोई और आग छुआ या गर्म चीज़ को छुआ और जल गया, तो ये क्या है, देख के, तो इस तरह देख के सीखा तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सीखा। कहने का मतलब हम अपने अनुभव से जब सीखेंगे तो प्रत्यक्ष होगा और जब हम दूसरे के अनुभव से, दूसरे के कहे के अकॉर्डिंग सीखेंगे तो वह अप्रत्यक्ष रूप से सीखना कहलाएगा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से हमारा जो शिक्षण है, हमारा जो अधिगम है, वह जीवन भर चलता रहता है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदतें, रुचियाँ, ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग विकसित भी होती रहती हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट है, अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूलन में विशेष योगदान होता है। जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। वह वातावरण के साथ अधिगम के आधार पर ही अनुकूलन करता है। जो सामंजस्य वातावरण के साथ एक छोटे बच्चे का होता है, वो कहीं ना कहीं लर्निंग का ही एक पहलू है। तीसरा है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं, यह दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। चौथा पॉइंट है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये तो क्लियर होगा आप लोगों को कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है और यह सकारात्मक या नकारात्मक किसी रूप में भी हो सकता है। मतलब हम कोई चीज़ सीखें तो हर चीज़ पॉजिटिव सीखें जरूरी नहीं, हम नेगेटिव चीज़ों को भी सीख जाते हैं, गलत व्यवहार को भी सीख जाते हैं। बच्चा अगर अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल सीखता है तो गाली देना भी सीख जाता है, तो यह एक नकारात्मक सीखना है। आगे पांचवा पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे अधिगम का प्रभाव परिणाम के रूप में दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर हम कोई चीज़ सीख गए हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसका हमें आवश्यकता नहीं, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हम उसको शो नहीं करेंगे, उस अधिगम को, वो अपने उस लर्निंग को। जैसे जैसे विद्यार्थी सीखता है वैसे वैसे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और यहाँ देखिए, यह एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक चैप्टर को पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में है कि 5 चैप्टर्स आएंगे। हम 5 चैप्टर्स पढ़ लिए और हम सीख लिए, हमें पता है, हमें आता है, और हम एग्ज़ाम में गए तो किसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो हम बाकी तो सीख चुके हैं, लेकिन चूँकि हमें वो क्वेश्चन आया नहीं बाकी चैप्टर से, तो हम उसका प्रदर्शन तो नहीं किए। हमने उसका प्रदर्शन किया जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, उसका हमने आंसर लिखा। छठे पॉइंट में आए तो अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। पुराने अनुभवों के आधार पर ही हम नए अनुभव ग्रहण करते हैं और एक नई व्यवस्था बनती है, और यही सीखने का आधार है। कोई चीज़ें ब्लैंक में नहीं सीखते हैं, कोई एक आधार जो पहले की सीखी गई चीज़ें हैं, फिर उसमें हम जोड़ते हैं और इस तरह जीवन पर्यंत चलता रहता है। सातवां पॉइंट है, अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अधिगम का सहारा लेते हैं और इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां, दृष्टिकोण आदि विकसित होता है। आठवां पॉइंट है, अधिगम का स्थानांतरण। एक स्थिति में या किसी एक साधन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान
दूसरी अन्य परिस्थितियों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कोई चीज़ हम सीखें छोटे स्तर पर, लेकिन कई बार उसका हम बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने छोटा-छोटा इक्वेशन सीखा, हमने पहले जोड़ सीखा, घटाव सीखा और इसी तरह से हमने गुणा भाग बाकी चीज़ें सीखी। अब हमें एक बड़ा-सा इक्वेशन मिलता है और फिर हमें बॉडमास के नियम, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में बॉडमास के नियम, और उसके अकॉर्डिंग हमें बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हमने छोटी-छोटी चीज़ों को सीख लिया है, जोड़ना हमें आ गया है, घटाना हमें आ गया है, गुणा भाग ये सारी चीज़ें आ गई हैं और अब हम उस बड़े इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं और फिर उसका स्थानांतरण भी करते हैं बड़े रूप में। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम कोई तकनीकी क्रिया नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है जिसे बिना दिमाग के नहीं सीखा जा सकता। इसमें बुद्धि का प्रयोग अति आवश्यक है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा बात है तो क्लासिकल कंडीशनिंग में या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में तो ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, ये ओवरऑल डेफिनेशन जरूर सीखने की है और इनसाइट थ्योरी में हमें ये देखने को भी मिलता है, लेकिन कई थ्योरी ऐसी हैं जो कुछ बातों में, जो अभी हम लोग विशेषताएं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ थ्योरी ऐसे होंगे जिसमें लगेगा कि ये वाली चीज़ें तो उसमें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ओवरऑल विशेषताएं हैं लर्निंग के। और अब हम लोग बात करेंगे 10वें पॉइंट पर। ये 10वें पॉइंट में है अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। अधिगम के बिना जीवन सफलतापूर्वक जीना और इसके प्रति प्राप्ति होना असंभव है। यहाँ देखिए, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्राप्ति की, यहाँ आधा प होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। इसमें है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। व्यक्ति का संतुलित और सर्वांगीण, यहाँ बिंदु होगी सर्वांगीण, सर्वांगीण विकास अधिगम के आधार पर हो सकता है। अब 12वें पॉइंट में आते हैं। अधिगम सक्रिय तथा सृजनात्मक है। अधिगम सृजनात्मक है। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्रिय रहता है और सृजनात्मक कार्य करता है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यहाँ इस दौरान जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग इसको सुधार लेंगे। 13वें नंबर पे है अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव। अनुभव अधिगम सीखने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अनजाने में अर्जित किया जा सकता है। दोनों ही स्तर पे हो सकता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया, इसमें कहा गया है कि अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन समाज में इच्छित दिशा में किया गया अधिगम ही स्वीकृत होता है और इसे ही हमेशा, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा तो अधिगम ऐसा भी होता है कि जो कुछ सही है, कुछ गलत है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जो समाज में एक्सेप्टेड है उसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे। 15वें नंबर पर है यहाँ पे अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों के सभी पक्ष जैसे कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, शिष्टाचार, भय और रुचियां, सभी चीजें प्रभावित होती हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में जान के, सीख के, समझ के उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार आचरण होता है। और भय भी, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते कि कोई चीज़ डरावना है, उसके अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है। छोटा बच्चा सांप से नहीं डरता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये चीज़ें सीखना में किस तरह से आधारित हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लर्निंग क्या है। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन, और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके भी शब्दों में किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसकी विशेषताएं, इन सारी चीज़ों पर नज़र डाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लर्निंग समझ में आ गई होगी कि लर्निंग किसे कहते हैं।